presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत को उनकी दोनों बेटियों ने आज एक ही चिता पर मुखाग्नि दे दी। कौन होगा जो इस दृश्य को देखकर पसीजा नहीं होगा। पूरे देश ने आज देखा कि जनरल रावत के पार्थिव शरीर को उनके कामराज मार्ग निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह समेत मंत्रिमंडल के तमाम बड़े मंत्रियों, पक्ष और विपक्ष के नेता और सैनिक अधिकारियों ने वहां जाकर जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। जब ये सब हो रहा था तब दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर क्रेमेटोरियम में ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। ब्रिगेडियर लिद्दर को जब पूरे सैनिक सम्मान के साथ विदा किया गया तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां मौजूद थे। इस दौरान जनरल लिद्दर की पत्नी और उनकी बेटी ने जो कहा वो देश को सुनना चाहिए। सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफ़र। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। इन लाइफ एवरीबडी नोज दैट। मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेवल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। सो प्रोबेबली दैट इज़ व्हाई पीपल आर ऑल्सो मॉर्निंग माई लॉस, बट वी मस्ट गिव हिम अ गुड फेयरवेल, अ स्माइलिंग सेंड ऑफ। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, आई हैव नथिंग मोर टू से। गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज़ नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन। इसके बाद पूरे देश की निगाहें वापस जनरल रावत के निवास पर लग गईं। दोपहर बाद उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से दिल्ली कैंट के लिए निकाली गई। सैनिक परंपराओं के मुताबिक जनरल रावत के पार्थिव शरीर को गन कैरेज पर रखकर ले जाया गया। पूरे रास्ते लोग काफिले पर फूल बरसाते रहे, जयकारे लगाते रहे। कई लोगों को इस दौरान काफिले के साथ साथ तिरंगा लेकर दौड़ते हुए देखा गया। जब जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली कैंट स्थित श्मशान भूमि पहुंचा तो वहां अगवानी के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित 800 अफसर और जवान तैनात थे। तीनों सेनाओं के बैंड इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बने। केंद्रीय कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों, लोकसभा स्पीकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि ने जनरल रावत के पार्थिव शरीर पर रीत रखी, जो गोल होता है जिसमें फूल लगे होते हैं। जनरल रावत को अंतिम सलामी देने के लिए श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी पहुंचे थे। इसके बाद शाम 4:30 बजे जनरल रावत और श्रीमती मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर एक ही चिता पर रखे गए और उनकी दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने दोनों को मुखाग्नि दी। इस दौरान लास्ट पोस्ट बजाया गया और जनरल को 17 तोपों की सलामी दी गई। एक तरफ पूरा देश जनरल रावत के असामयिक निधन पर शोक मना रहा है, दूसरी तरफ उनके हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर कयासों का सिलसिला है कि थम ही नहीं रहा। दो गुट बन गए हैं, एक जो इस बात पर अड़ गया है कि ये सिर्फ एक हादसा है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, अनहोनी है, हो गई, और दूसरा जो इसे साजिश बता रहा है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं और इनमें सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रोल्स या चौराहे के चिंतक ही नहीं हैं। कई राजनेता और सेना से जुड़े रहे लोग साजिश का शक जता रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन साजिश की थीरीज पर भी बात की जाए। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले उन नेताओं को सुनिए जो शक जता रहे हैं। मुझे लगता है हम बोलते हैं कि हमारे डिफेंस क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन हमारे सेनापति ऐसे हेलीकॉप्टर में मारे जाते हैं। लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं।
क्या चल रहा है, क्या हुआ है। मुझे लगता है हमारी सरकार भी अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आई होगी। बिपिन रावत जी के मृत्यु के बाद आज सदन में हम उनका निवेदन सुनेंगे, रक्षा मंत्री का, और बाद में सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लिखा ट्विटर पर एक दिन पहले कि सीडीएस रावत, उनकी पत्नी और बाकी अफसरों की मौत कैसे हो गई, इस पर शंका होना लाजमी है। इसीलिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे किसी सरकार के बाहर के आदमी की अध्यक्षता में जांच करवानी चाहिए। सेना से सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का बयान भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल अखबार की कटिंग के मुताबिक ब्रिगेडियर सावंत ने शक जताया है कि ये हादसा नहीं, साजिश है। उन्होंने कहा है कि जनरल रावत जिस हेलीकॉप्टर में थे वो काफ़ी एडवांस्ड है, जो आसानी से क्रैश नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत रिटायर्ड ने इस मामले में एनआईए जांच की मांग भी करती है। तो इस तरह से कई ओर से इस क्रैश पर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। और किस तरह की थेरीज दी जा रही हैं, उनको हम कुल 3 या 4 बड़ी थेरीज में समेट सकते हैं। पहली थेरी है एलटीटी यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम का इस हादसे में हाथ होना। आपको मालूम होगा ये श्रीलंका का चरमपंथी संगठन है। ये वही संगठन है जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। उनकी हत्या भी तमिलनाडु में ही हुई थी। इस थ्योरी पर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत रिटायर्ड कहते हैं कि जहां ये हादसा हुआ है उस इलाके में एलटीटी का प्रभाव रहा है। आज भी वहां स्लीपर सेल सक्रिय है। कई ट्विटर अकाउंट्स से ये भी बात लिखी गई कि पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से जनरल रावत का हेलीकॉप्टर मार गिराया गया और ये एलटीटी के चरमपंथियों ने किया था। दूसरी थ्योरी हैकिंग को लेकर जताई जा रही है और ज़्यादा सीरियस है। शक जताया जा रहा है कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं बल्कि हैक करके क्रैश कराया गया है। किसी हवाई जहाज़ को हैक करना कोई असंभव बात भी नहीं है। दुनिया पहले से हैकिंग और हेलीकॉप्टर के क्रैश की चिंताएं जता ही रही है। 2017 में यूएस की अटलांटिक सिटी में बोइंग 757 एयरक्राफ्ट को हैक कर लिया गया था। बिना प्लेन में चढ़े, बिना किसी अंदरूनी मदद के एयरक्राफ्ट का सिस्टम कंट्रोल कर लिया गया था बाहर से। हालांकि तब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इसे हैक करवाया था। ये एथिकल हैकिंग थी कहने को। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को आप यूएस के गृह विभाग की तरह समझ सकते हैं, जिसके जिम्मे इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा होता है, जैसा हमारे यहाँ गृह विभाग है। तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एयरक्राफ्ट को ये देखने के लिए हैक करवाया था कि उसे हैक करना संभव है कि नहीं। 2019 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने छोटे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए एक अलर्ट भी जारी किया था। कहा था कि फ्लाइट्स का सिस्टम हैक करके हैकर्स बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सिस्टम की सिक्योरिटी बेहतर करने के सुझाव दिए थे। तब इस तरह के अलर्ट्स को लेकर अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि साइबर अटैक के जरिए हेलीकॉप्टर या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट पर हैकर्स पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इंजन की रीडिंग, कंपास डेटा या ऑल्टीट्यूड, इन सब में छेड़खानी कर सकते हैं। इनकी रीडिंग्स में पायलट को गलत रीडिंग्स दिखाई जा सकती हैं और इससे फिर उसकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित किया जा सकता है। अब ये हेलीकॉप्टर हैकिंग वाली चिंता अकेला अमेरिका ही नहीं कर रहा है। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है थेल्स। ये कंपनी एयरक्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स तैयार करती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी तैयार करती है। तो इसने भी जनवरी 2020 में साइबर थ्रेट हैंडबुक पब्लिश की थी। इसमें जोर दिया गया था कि कैसे साइबर अटैक करने वालों ने निशाने पर एरोस्पेस को भी ले लिया है। आशंका जताई थी तब कि अपराधी फ्लाइट हैक कर जानमाल का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसी हैंडबुक में ये था। तो दुनिया भर में हेलीकॉप्टर पर हाईजैक पर बात पहले से होती आ रही है, लेकिन क्या किसी देश की सेना से जुड़ा हेलीकॉप्टर हैक करना मुमकिन है? हमने नीदरलैंड्स में साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रहे विकास सिंह से जाना। ऑफ कोर्स मुमकिन है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हम लोग आज जो भी सिस्टम्स यूज करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट? सो सॉफ्टवेयर है तो दे आर हैकेबल। बट आई वुड लाइक टू ऐड यहाँ पे कि जो डिफेंस सॉफ्टवेयर होते हैं वो नॉर्मल कमर्शियल सॉफ्टवेयर से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो वो बहुत बार वेटेड होते हैं, बहुत अच्छे से चेक किया होता है उनको। सो इतना इजी नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप यूएस गवर्नमेंट के कुछ रिसर्चेस देखें तो उसमें भी लिखा गया है कि और उनका भी है कि हाँ there is a possibility। और आई थिंक 2013 के का पहला जो मैंने था जब ये वल्नरेबिलिटीज रेज हुई थी कि जो यूएस डिफेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं या जो भी आप एयरक्राफ्ट बोलिए, दे आर हैकेबल। सो पॉसिबिलिटी है। तो आप देखिएगा यूएस में एक डार्पा बोल के ऑर्गेनाइजेशन, सो ये सब वो पॉसिबिलिटीज को मतलब they look after all these things।
तो एयरफोर्स के किसी हेलीकॉप्टर को हैक करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन आसान कतई नहीं है। जो उदाहरण भी हमने बोइंग 757 का आपको दिया था, वो भी एक सिविलियन एयरक्राफ्ट था, उसे डिफेंसिव मेजर्स के लिए कैलिब्रेट नहीं किया गया था। आर्मी के, मिलिट्री के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उसका कंट्रोल इंटेंडेड पर्सन यानी जो पायलट है उनके हाथ में ही रहे। पिछले दिनों मुंबई में पावर कट ऑफ हुआ था और उसके बाद ये जानकारी आई थी या ये थ्योरी दी गई थी कि शायद चीन ने भारत के पावर ग्रिड सिस्टम को हैक किया था। इसीलिए साजिश वाली थ्योरी में ये शक जताया जा रहा है कि शायद चीन ने हेलीकॉप्टर को हैक करके क्रैश कराया हो। अब इस घटना को हेलीकॉप्टर क्रैश की एक और घटना के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। जनवरी 2020 में, लगभग 2 साल पहले, ताइवान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसमें ताइवान के आर्मी चीफ जनरल शेन यी मिंग समेत 8 बड़े अफसर मारे गए थे। वो हेलीकॉप्टर भी पहाड़ी इलाके में ही क्रैश हुआ और ये क्रैश तब हुआ जब चीन और ताइवान में काफ़ी तनाव चल रहा था। चीन मिलिट्री इंटरवेंशन के जरिए ताइवान को कब्जे में लेने की लगातार धमकियां देता रहा है, पूर्व में भी, कुछ दिन पहले भी दी थी। इसीलिए वहां भी शक जताया गया कि चीन ने हेलीकॉप्टर को क्रैश कराया होगा। हालांकि ताइवान ने आधिकारिक रूप से ऐसा कभी नहीं कहा और जो लोग जनरल रावत के प्लेन क्रैश में साजिश की बात कर रहे हैं वो भी इसमें चीन का हाथ मान रहे हैं। कह रहे हैं कि जनरल रावत चीन को लेकर LAC पर भारत की पोजीशन को लेकर काफ़ी अग्रेसिव थे। इसके अलावा वो चीन के खिलाफ भारत की मिलिट्री माइट में तब्दीलियों पर भी काम कर रहे थे, इसीलिए वो चीन को चुभ रहे थे, ऐसा कहना है साजिश वाली थ्योरी देने वालों का। एक थ्योरी चीन का सरकारी मीडिया भी चला रहा है, ये तीसरी थ्योरी है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी के ट्वीट को गलत तरीके से कोट किया और लिखा कि चेलानी के ट्वीट से ऐसा लगता है कि भारतीयों को क्रैश में अमेरिका का हाथ होने का शक है। भारत ने अभी रूस से S-400 की डील की है, इस वजह से अमेरिका नाराज था और ये क्रैश करवा दिया। हालांकि ब्रह्म चेलानी ने इसके बाद लिखा कि ग्लोबल टाइम्स ने उनके ट्वीट को गलत तरीके से लिया है, गलत कोट किया है और चीन अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो इस तरह की साजिश वाली थ्योरीज खूब फैलाई जा रही हैं। कोई नेता हो या आम आदमी, जो भी क्रैश पर शक जता रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इतना मजबूत हेलीकॉप्टर, इतना सक्षम हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो सकता है। ये सही बात है कि MI-17 V5 बहुत ही सुरक्षित और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर माना जाता है। कई लोग कस्में खाते हैं इसकी, और इसकी वजह है सुरक्षा से जुड़े खास इंतजाम। इसमें 2 इंजन्स लगे हुए हैं। उड़ान के दौरान अगर एक इंजन पूरी तरह फेल हो जाता है तब भी चिंता की बात नहीं है। आप दूसरे इंजन के सहारे हेलीकॉप्टर को न केवल सुरक्षित रूप से उड़ा सकते हैं बल्कि सुरक्षित लैंड भी कर सकते हैं। फिर अगर ज़मीन से कोई इस पर मिसाइल दागे तब भी इसमें काउंटर मेजर्स लगे हैं, स्पेशली हीट सीकिंग मिसाइल्स को लेकर के। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे अति विशेष लोगों को लाने ले जाने में यही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है। इसकी सर्वाइवेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर स्मॉल आर्म्स फायर या इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो यह हेलीकॉप्टर उड़ता रह सकता है और अपने अंदर जिन लोगों को लेके जा रहा है, ट्रूप्स को या VIPs को, सुरक्षित रख सकता है। काफ़ी आर्मर्ड भी होता है। हालांकि MI-17 V5 भी एक मशीन है और मशीन में खराबी आ सकती है, चाहे वो कितनी भी उन्नत हो। भारत में कम से कम 5 और मौक़ों पर MI-17 V5 क्रैश हुए हैं। इनमें से 2 बड़े चर्चित हैं। एक केदारनाथ त्रासदी के बाद बचाव कार्य में लगा हेलीकॉप्टर, वो क्रैश हुआ था 2013 में, और फिर 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद बडगाम में हुआ क्रैश। इसके बीच भी क्रैशेज हैं, फैटलिटीज़ हैं। ये सबसे ज़्यादा चर्चित क्रैश 2 मैंने आपको बताए। लेकिन इन 5 हादसों में भी हेलीकॉप्टर की तकनीकी दक्षता पर गंभीर सवाल नहीं उठे, क्योंकि हर बार हेलीकॉप्टर की तकनीकी क्षमता या दक्षता से जुड़ा हुआ फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था क्रैश में। 2 मिसालें हैं। 2019 वाला क्रैश, जैसे हम जानते ही हैं, बडगाम में इसलिए हुआ था क्योंकि उस पर ज़मीन से एक मिसाइल चलाई गई थी। मिसाइल चली, मिसाइल ने हिट किया हेलीकॉप्टर को और वो क्रैश कर गया। इसी तरह 2013 में केदारनाथ वाला क्रैश हिमालय में हुआ था, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में, और ऐसे वक्त पर जब वहाँ भारी बारिश हो रही थी और मौसम पल पल बदल रहा था, वैली फ्लाइंग चल रही थी। बहुत रिस्की होती हैं ऐसी परिस्थितियाँ, किसी भी हेलीकॉप्टर या किसी भी अनुभवी पायलट के लिए चुनौती बन सकती हैं, हादसा हो सकता है। अब दर्शकों को यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है। हेलीकॉप्टर्स अमूमन ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं। जो आपके पैसेंजर जेट्स होते हैं या फाइटर जेट्स भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। 10 किलोमीटर के लगभग हाइट होती है। इसीलिए उनके पायलट के पास किसी इमरजेंसी से डील करने के लिए कभी कभार, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी स्थिति हमेशा बहुत कंफर्टेबल होती है, लेकिन उनके पास कुछ वक्त होता है इससे पहले वो ज़मीन से टकराएं। हेलीकॉप्टर के पायलट्स के पास किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि वो ज़मीन के ऑलरेडी वो करीब उड़ रहे होते हैं। फिक्स विंग एयरक्राफ्ट उड़ाने वालों
से माफ़ी के साथ हम यहाँ ये बात भी कहना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ाना एक जेट उड़ाने से कहीं ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें पायलट लगभग पूरे वक्त एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सर्फेसेस को वो कंट्रोल कर रहा होता है, एंगेज्ड होता है पूरे टाइम। तो हेलीकॉप्टर हादसे में साजिश वाला एंगल मिलाने वालों को अभी जांच तक रुकना चाहिए। आज एयरफोर्स ने भी कहा है कि हमने ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, इंक्वायरी पूरी होगी तो तथ्य सामने आएंगे। तब तक दिवंगतों के सम्मान की खातिर बिना तथ्यों के कयास लगाना ठीक नहीं है। हम अपनी तरफ से एक और बात कहना चाहते हैं आखिर में, बस इतना ध्यान रखिए कि अति हर चीज़ की बुरी है। जो कहता है कि हादसा नहीं है उससे भी दूर रहिए, जो इस बात पर जोर देता है कि हादसा ही है उससे भी दूर रहिए। जांच का इंतज़ार कीजिए, सवाल पूछिए ज़रूर, दुरुस्त तरीके से पूछिए और संयम रखिए सही उत्तर मिलने का। तो ये था आज का दी ललन टॉप शो। आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए दी ललन टॉप।